नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने। इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे सभी उन दोस्तों का जो एसीएफ एग्ज़ाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं। आज से आपका पहला दिन है। जो 45 डेज का क्रैश कोर्स हम लेकर के आए हैं, उसके पहले दिन की पहली क्लास। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। सभी लोग अगले 45 दिन बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सारी क्लासेस को रेगुलर देखना है। यूट्यूब पर आपकी क्लासेस होने वाली हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और जो वीडियोस आपको पसंद आए उन्हें लाइक भी आपको करना है। सबसे पहले यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे अगले 45 डेज तक एसीएफ को टारगेट करके हमारी पूरी टीम, अनअकैडमी की पूरी टीम आपके लिए जो भी क्लासेस लेके आने वाली है, जो भी प्रिपरेशन पैटर्न्स लेके आने वाली है, वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा, mentor and coach for RPSC, 3 years of experience in Indian polity, history and current affairs, expert in exam planning and strategy and mentored 3000 plus students। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका। पूरे जोश के साथ में जुट जाइए, लग जाइए। अगले 45 डेज में आपको बहुत मन लगा करके पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, जिससे कि हम एसीएफ एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों के लिए अनअकैडमी की कुछ स्पेशल जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप सभी दोस्तों को ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। एंड द अदर फीचर्स आर, सभी एजुकेटर्स के थ्रू आपको लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे। एजुकेटर्स परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे। आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस भी वहां पर मिल जाएंगी। वीकली क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होंगे, क्विज सेशंस होंगे, जहां पर आप अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन खुद से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्लासेस आपकी रेगुलर वे में हो रही हैं, शेड्यूल क्लासेस हो रही हैं, अगर आपको उनमें कुछ डाउट्स आते हैं तो आप डाउट क्लियरिंग क्लासेस जो हैं वो अलग से आपके लिए ऑर्गेनाइज की जाएंगी। साथ ही दोस्तों, सभी एजुकेटर्स कोशिश करते हैं कि आपको इनोवेटिव तरीके से, बड़े ही आकर्षक तरीके से, पीपीटीज के साथ में, एनिमेटेड वीडियोस के साथ में, यानी वो हर तरीका हम सभी लोग आजमाते हैं जिससे आपको बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द समझ में आ सके। पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अगले 45 डेज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और वो है राइट गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस। देखिए दोस्तों, मैं मेरी हर क्लास में आपको ये बात बताता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में कट थ्रोट कंपटीशन, गलत कार्ड प्रतिस्पर्धा जो हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन्स बच्चों के बीच में रहता है, तो पॉइंट मार्क्स, 0.51, 1.5, ये मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यूपीएससी के जो सिविल सर्विस के एग्जाम हैं, आरपीएससी के सिविल सर्विस के एग्जाम हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस, एसीएफ की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के एग्जाम्स में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े एग्जाम्स हैं, बहुत सारे लोग एक साथ तैयारी करते हैं और सभी लोग बराबर एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। ऐसे में अगर आपके पास में एक्सपर्ट्स का गाइडेंस है, एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया है अपनी तैयारी के दौरान, अगर वो एक्सपीरियंस आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत जल्द से जल्द। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, और कैसे लेना है, लर्निंग ऐप पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको प्लस एक्शन पे जाना है और वहाँ पर आपको आरपीएससी का जो ऑप्शन दिखाई देगा उसे आपको चूज कर लेना है। साथ ही उसे सब्सक्राइब कर देना है। देन आपके सामने कोर्सेज आएंगे,
टाइम ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम ड्यूरेशन का कोर्स आपको लेना है, 1 ईयर और 2 ईयर। तो जो बच्चे फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट इन फ्यूचर आरएएस एग्जाम है एंड अदर एग्जाम्स हैं, तो आपको कम से कम 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिससे आप क्लासेस को अच्छे से देख पाएं, रिवीजन कर पाएं और अपनी तैयारी को पूरा कर पाएं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी लोगों के लिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, रेफरल कोड। रेफरल कोड पे अगर आप मेरा कोड यानी पंकज1 PANKAJ1 इसे अगर आप यूज लेते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट 10% डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। पहले ही अनअकैडमी ने अपने कोर्सेज की जो रेट है वो बहुत कम रखी है, और ऊपर से आपको 10% डिस्काउंट मेरे कोड को यूज लेने से और मिल जाएगा। तो फायदा ही फायदा है अनअकैडमी का। प्लस सब्सक्रिप्शन आज ले लीजिए, आप जिस भी एग्जाम के लिए खुद भी लीजिए, अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों को, सबको बताइए, और पंकज1 रेफरल कोड को यूज लेकर के जिस भी एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, अभी आप लोग तो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आपके दोस्त होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, अगर वो कोई यूपीएससी एसएससी जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, आप पंकज1 कोड को यूज लीजिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। आगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम ऐप का चैनल का नाम है अनअकैडमी आरपीएससी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे स्टार्ट करें। लेट्स क्रैक एसीएफ एग्जाम। पूरे जोश के साथ में एसीएफ की तैयारी करनी है। आज राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हो रही है सुबह से ही, तो अब आप ड्रीम करना चालू कर लीजिए कि जब आप वन संरक्षक अधिकारी बनेंगे और जिस फॉरेस्ट एरिया में आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो सोचिए बारिश के समय फॉरेस्ट एरियाज कितने खूबसूरत हो जाते हैं, और वहाँ पे आप अधिकारी होंगे। तो उसका ड्रीम करना आज से शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, ड्रीमिंग के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना है, मेहनत भी करना है। क्लासेस को देखिए, ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला दिन, पहली क्लास, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और अब स्टार्ट करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास देखेंगे, जो हमारे सिलेबस के फर्स्ट स्टेप पे ही लिखा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। कल्चर को हम बाद में कवर करेंगे, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो हमारा सिलेबस है एसीएफ का, उसमें दिखा हुआ है मिड 19th सेंचुरी टू इंडिपेंडेंस। मिड 19th सेंचुरी मींस 1850 से लेके और 1947 का सिलेबस है। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको पहले से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, कहानियां हैं, अच्छे से सुनिएगा। कुछ डेट्स हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कब से होती है? अगर हम 10th क्लास तक सभी बच्चे एसएसटी पढ़ करके आए हैं, आप सभी साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं जो एसीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि इतिहास जैसे विषय से आपका लेना देना बहुत कम रहा होगा, और 10वीं क्लास के बाद तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। लेकिन 10th क्लास तक की अगर हम पास्ट मेमोरी में जाएं, तो हमें याद आएगा कि हमने प्राचीन भारत के कुछ विषयों के बारे में पढ़ा था। आप सभी ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, आपने वैदिक युग के बारे में पढ़ा होगा, आपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम विशेषकर जानते हैं मुगल काल के रूप में, जहां हम बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा हमारा जो हिस्सा है वो आधुनिक भारत के इतिहास का है। आधुनिक भारत के इतिहास को विशेषकर हम सभी लोग जो जानते हैं वो इस रूप में जानते हैं कि ब्रिटेन भारत पर राज करके गया। ब्रिटेन की भारत पर सत्ता थी, अंग्रेजों की, क्योंकि मूवीज में भी देखा है हमने, टीवी सीरियल्स में भी दिखाया जाता है कि अंग्रेजों की भारत पर सत्ता थी, और आधुनिक भारत का इतिहास अंग्रेजों के समय का माना गया है। तो ये गलत भी नहीं है।
आधुनिक भारत के इतिहास में 80% योगदान जो है वो अंग्रेजों का ही है, लेकिन 20% योगदान जो है वो अंग्रेजों के आने से पहले का है, जिसे हमें पढ़ना होगा। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है 15वीं सदी में भारत में यूरोपियन देशों के आगमन से। कब? 15वीं सदी में, 15th सेंचुरी में यूरोपियंस इन्वेजन इन इंडिया। भारत में यूरोपीय देशों के आगमन से इसकी शुरुआत होती है। पहला जो देश भारत में प्रवेश करता है वो पुर्तगाल प्रवेश करता है। पुर्तगाल से आपको याद आ गया होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब याद रहेगा, तो सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो पूर्वज थे पुर्तगाली थे, वो भारत में प्रवेश करे। अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर पुर्तगाली या उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैनिश, ये जितने भी यूरोपियन देश हैं ये भारत में आए क्यों? यूरोपियन देश जो हैं वो भारत में क्यों आए, इसके बारे में हमें पहले जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है, 15 से 19 सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है, 15 से 19 सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस समय में यूरोप के अंदर क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। या हम ये कहें कि यूरोप जो था वो अपने आप को तेजी से वहां की जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको बदल के पूंजीवादी व्यवस्था में लेकर के आ रहा था, यानी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा था। कैपिटलिस्ट यानी जहां पर व्यापार को ज्यादा प्रायिकता दी जाती है, ज्यादा जो प्राथमिकता है वो किसको दी जाती है? व्यापार को। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में व्यापारी लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है और व्यापार पे ज्यादा फोकस उनका होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना बिजनेस के थ्रू, व्यापार के थ्रू। तो 15वीं से 19वीं सदी के बीच का जो ये समय था, ये समय कैसा था? इस समय में यूरोप के अंदर कृषि के अंदर निवेश हो रहा था और कृषि यानी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जा रहा था, और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया जा रहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? 15वीं से 19वीं सदी यानी 15 सेंचुरी से 19 सेंचुरी के बीच का जो ये समय था, इस समय में यूरोप में एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रॉफिट हो रहा था उसे कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र के अंदर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, और उस कच्चे माल से जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो उत्पाद तैयार होगा, उस उत्पाद को बेचने के लिए आपको एक बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। बात क्लियर है दोस्तों? तो पहली बात जो हमें समझ में आती है कि यूरोप में 15वीं से 19वीं सदी के बीच में क्या हो रहा था? एक तरह से वहां पे उद्योगों की स्थापना हो गई थी और उद्योग धंधे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी लगभग, यानी वहां का जो पूरी सत्ता थी वो व्यापारियों के हाथ में कंट्रोल आ गया था। और व्यापारी क्या करता है? व्यापारी सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचता है, प्रॉफिट के बारे में सोचता है। ये पहली बात है। दूसरी बात हम जो देखते हैं कि पूर्व की तरफ, और पूर्व में भी किस तरफ? भारत की तरफ यूरोपियन देशों का ध्यान क्यों आकर्षित हुआ? बात क्लियर है दोस्तों? दो बातें हम समझ चुके हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी आगे बढ़ रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, यानी व्यापारियों के हाथ में सत्ता का कंट्रोल है और व्यापारी मुनाफा कमाना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, जहां वो रहता है वहां पर भी, और अन्य देशों के साथ भी व्यापार करना चाहता है। तो अब आप बोलोगे सर कि उन देशों का आकर्षण, अट्रैक्शन भारत की तरफ कैसे आया? तो अब ध्यान से सुनिएगा। भारत की तरफ अट्रैक्शन ऐसे आया कि भारत का पहले से ही, प्राचीन काल से ही ग्रीक यानी यूनान और रोम, जिसे वर्तमान में हम इटली, ठीक है, तो ग्रीक और रोम के साथ में भारत के व्यापारिक संबंध पहले से ही चल रहे थे। यानी कि इंडिया,
और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप था और जो भारत पूरा बड़ा राष्ट्र था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पहले से ही ग्रीक और रोम के साथ में व्यापारिक संबंध थे। अब व्यापारिक संबंध थे तो ये जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी से होते हुए, कहां से? फारस की खाड़ी से होते हुए। यहां ध्यान दीजिएगा, ग्रीक और रोम के साथ में जो व्यापार हो रहा है तो फारस की खाड़ी से होते हुए इराक और तुर्की तक पहुंचता था और वहां से फिर वो वेनिस तक चला जाता था और अन्य देशों में और अन्य स्थानों पर पहुंच जाता था। तो फारस की खाड़ी से होते हुए इराक और तुर्की पहुंचते थे व्यापारी, अपना माल बेचते थे और वहां से वेनिस एवं अन्य जो यूरोपियन स्थान थे वहां पे अपने माल को बेचते थे और वहां पे बिजनेस करते थे। तीसरी बात आपको समझ में आ गई। पहली बात समझ में आती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 15वीं से 19वीं शताब्दी में। दूसरा, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना। तीसरी बात हमें जो समझ में आती है कि भारत के पहले से ही ग्रीक और रोम के साथ में व्यापारिक संबंध थे, इस कारण से यूरोप तक ये माल पहुंच जाता था। यूरोप तक भारतीय जो माल था, भारतीय व्यापारी भी और अन्य व्यापारी यूरोप तक पहुंच जाते थे। तो यानी यूरोप को यह पता लग गया था कि भारत जो है पूर्व में और भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एक बहुत ही शानदार स्थान है व्यापार करने की दृष्टि से। फिर और उन्हें कैसे पता लगता है भारत के बारे में बेहतर? एक्चुअली चीन और एशिया के साथ में, चीन और एशिया के जो अन्य देश हैं उनके साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध काफी पुराने थे। चाइना और एशिया के अन्य देश जो हैं, जो भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध अच्छे थे। अब एक चीनी यात्री मार्को पोलो ने जो अपनी यात्रा का वर्णन अपनी किताब में किया, उसमें उसने पूर्व के देशों के बारे में और विशेषकर भारत के बारे में और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में काफी विस्तृत और काफी डिटेल में वर्णन किया। और उसमें उसने बताया, मार्को पोलो ने, कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो व्यापार की दृष्टि से एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद स्थान है। तो इस प्रकार से ग्रीक और रोमन के थ्रू, मार्को पोलो के यात्रा के वर्णन के थ्रू, चीन और एशिया के साथ व्यापार के थ्रू यूरोपियन देशों को यह पता लग गया था कि पूर्व की तरफ भारत एक बड़ा देश है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में वहां जाना जाता था। वहां पर व्यापार की दृष्टि से एक बहुत ही शानदार मार्केट हमें मिलेगा, यह यूरोपियन राष्ट्रों को पता चल गया था। बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमें दो चीजें समझ में आती है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, यूरोप में खुद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, औद्योगिक क्रांति की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप में जो वो समय था 15वीं से 19वीं शताब्दी का, उस समय पुनर्जागरण का काल, पुनर्जागरण यानी एक व्यवस्था को छोड़ करके नई व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा था। पुनर्जागरण, प्राचीन व्यवस्थाओं को, प्राचीन परंपराओं को छोड़ के नई परंपराओं को अपनाया जा रहा था और विकास की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो भी पैरामीटर्स की जरूरत होती है, यूरोप उन पैरामीटर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। दूसरी बात, उन्हें पता लग चुका था अन्य राष्ट्रों के थ्रू, इतिहास के थ्रू, इतिहासकारों के थ्रू, कि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो व्यापार की दृष्टि से एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्थान है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अब यूरोप में क्या हो रहा है? कृषि में निवेश कम होता जा रहा है, यानी लोग खेती की तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं यूरोप में, और व्यापार की तरफ, उद्योग धंधों की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था आ गई है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में व्यापारी वर्ग के हाथ में सत्ता का कंट्रोल आ जाता है और व्यापारी वर्ग जो है वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार की तरफ आकर्षित होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। तो ये सारी जो परिस्थितियां बनी हैं यूरोप में, यूरोप की इन परिस्थितियों ने उन्हें आकर्षित किया किस तरफ? भारत की तरफ आकर्षित किया, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आकर्षित किया। बात क्लियर है? तो यहां से शुरुआत होती है भारत में यूरोपियन राष्ट्रों के आने की। इसीलिए
उन्होंने जो भी कंपनियां स्थापित करी, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, या वो डेनिश हो या स्वीडिश हो, तो अंग्रेजों की जो कंपनी है उसके बारे में तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अन्य जो राष्ट्र थे उन्होंने भी अपनी लोकल भाषा में वही नाम रखा। जैसे पुर्तगाली बोलते हैं एस्तादे द इंडिया, एस्तादे द इंडिया। अगर इसका अंग्रेजी रूपांतरण आप करें या हिंदी रूपांतरण करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी पूर्व की तरफ जो कंपनी व्यापार करेगी उन्हें क्या नाम दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया जो राष्ट्र था। तो इस प्रकार से दोस्तों पुर्तगाली यानी यूरोप के अंदर जो सबसे पहला राष्ट्र था पुर्तगाल, वो अपने देश से अपने लोगों को भेजता है भारत का रास्ता खोजने के लिए। और 20 मई 1498 को 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पहुंचता है, जो दक्षिणी पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। तो पुर्तगाल से यात्री रवाना हुए भारत का रास्ता खोजने के लिए। भारत का रास्ता यानी समुद्री मार्ग से होते हुए, समुद्री मार्ग से होते हुए 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है, जो दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। अब आप पूछेंगे सर वास्को डिगामा क्या अकेला रास्ता खोज लिया क्या? तो अकेला निकला तो था, लेकिन रास्ता जो उसे बताने में मदद करी एक गुजराती व्यापारी था, अब्दुल मजीद उसको कहा जाता है। अब गुजराती व्यापारी, तो आप सोचेंगे सर यहां भी गुजराती व्यापारी? तो भैया गुजरात जो है वो व्यापार की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्राचीन काल से ही है। अब आप समझ लो कि उस समय 1498 में भी गुजराती व्यापारी कहां हैं? पुर्तगाली की मदद कर रहा है, वास्को डिगामा को सहायता प्रदान कर रहा है। तो गुजरात तब भी अच्छे व्यापारी थे और आज भी अच्छे व्यापारी हैं गुजरात में। तो 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है। कालीकट कहां पर है? ये केरल में दक्षिणी पश्चिमी भारत का जो ये हिस्सा है एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, अब यहां कालीकट का जो राजा था, स्थानीय राजा जो था, वहां के राजा को एक उपाधि मिल रखी थी और उस राजा को बोलते थे जमोरीन। जमोरीन को जैसे ही पता लगा कि वास्को डिगामा पहुंचा है, पुर्तगाल का कोई यात्री भारत में पहुंचा है, कालीकट तट पे पहुंचा है, तो वो उसका स्वागत करने के लिए जाता है, उसका वेलकम करता है, उसे बुके देता है, माला पहनाता है, चाय कॉफी पिलाता है, उसका स्वागत सत्कार करता है और उसे कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर देता है, जिन विशेष अधिकारों से वास्को डिगामा भारत में थोड़ा व्यापार करना प्रारंभ कर देता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहां से हमें ये समझ में आया कि पुर्तगाली आए, वास्को डिगामा आया और उसे जमोरीन, वहां का जो राजा था, उसने उसका स्वागत किया और उसे कुछ विशेष अधिकार भी दे दिए। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एग्जाम में सवाल तो नहीं पूछा जाएगा बट ऐसे चीजें आपको याद रहेंगी। वास्को डिगामा जब यहां से वापस जाता है, कहां? पुर्तगाल। वास्को डिगामा वापस पुर्तगाल से यानी भारत से कहां गया? पुर्तगाल। तो यहां से जो भी वस्तुएं लेके गया, मसाले काफी सारे लेकर गया यहां से, क्योंकि भारत के जो मसाले थे उनकी क्वालिटी बड़ी शानदार होती थी, बड़ा तीखापन होता था और वो तीखापन जो है वो यूरोपियों को, विदेशियों को बड़ा पसंद आता था। तो वास्को डिगामा मसाले और अन्य उत्पाद भारत से लेकर कहां गया? पुर्तगाल गया। अब आप बिलीव करेंगे, जो यहां से वो पूरा माल लेकर के पुर्तगाल गया था, उस पर उसने कितना मुनाफा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया दोस्तों? उसने वहां पे जाके उस माल को जब बेचा, यानी आप ऐसे मान लीजिए कि 1000 रुपए का उसने माल खरीदा भारत से और माल लेकर के यूरोप चला गया, जिसमें यानी पुर्तगाल चला गया, जिसमें कुछ मसाले थे और कुछ अन्य उत्पाद थे। दोस्तों इस 1000 रुपए का जो ये इसने सामान खरीदा था, जो प्रोडक्ट्स खरीदे थे, इस पर उसे 60 गुना फायदा हुआ। अब 60 गुना फायदा यानी
1000 का 60 गुना 60,000, और 1000 में वो लेके गया था तो पूरे 61,000 में उसने बेच दिया। 1000 रुपये उसने काट दिया जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी जो उसकी कॉस्ट थी, और 60,000 रुपये का उसको फायदा हुआ। यानी कि वास्को डिगामा को भारत से जो वो पूरा उत्पाद लेकर गया, जो माल लेकर गया, जो मसाले लेकर गया, उनको जब उसने पुर्तगाल में जाकर के बेचा तो 60 टाइम्स 60 गुना फायदा हुआ। अब आप समझ रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर भारत से माल लेकर के यूरोप जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो व्यापारी क्यों नहीं आएगा वहां से यहाँ पे। अगर आज आपको और मेरे को ये पता लग जाए कि पुर्तगाल जाकर कोई हम प्रोडक्ट लाते हैं जो 1 लाख रुपए का खरीद के लाते हैं और भारत में आके उस पर 10 लाख कमाएंगे, तो आप कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी रिस्क लेकर के कहां पहुंच जाएंगे? पुर्तगाल। और भैया 1 लाख का माल लाके इंडिया में 10 लाख का बेचेंगे। प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता है? पैसे कमाना किसको अच्छा नहीं लगता है? बात सही है ना। तो इस तरह से वास्को डिगामा को बहुत फायदा हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। अब फायदा हुआ है तो क्या दोबारा नहीं लौटेगा? क्या बिल्कुल लौटेगा। 1501 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा से भारत आया और उसने कन्नानौर में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर दी साउथ इंडिया में। बात क्लियर है क्या? कन्नानौर में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर दी वास्को डिगामा ने। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत में कालीकट, कन्नौर और कोचीन। तो 1503 में कोचीन में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहां स्थापित करी, तो आप जवाब देंगे कोचीन। पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां स्थापित करी? कोचीन में करी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? 1503 में कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर दी पुर्तगालियों ने। यह सवाल पूछा जा सकता है तो याद रख लेना, पहली व्यापारिक फैक्ट्री इज इक्वल टू कोचीन बाय पोर्तुगीज। बात क्लियर है? आगे बढ़े तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय कैसे हुआ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय कैसे होता है देखिए। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। पुर्तगाली गवर्नर यानी जो कंपनी यहां पर व्यापार कर रही है उस कंपनी का एक सुप्रीम लीडर जिसे गवर्नर कहा जाता था। यही गवर्नर का पद आपको डचों में भी दिखाई देगा, अंग्रेजों में भी दिखाई देगा और फ्रांसीसियों में भी दिखाई देगा कि कंपनी का जो सबसे उच्चस्थ व्यापारिक पद है, जो यहाँ पे व्यापार कर रही है, उसका जो सुप्रीम लीडर है, जो उस कंपनी को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, उस पद को क्या बोला जाता था? गवर्नर बोला जाता था। तो 1505 में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, याद रख लेना सवाल पूछा जाता है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। और उन्होंने भारत में आकर एक पॉलिसी चलाई, एक नीति चलाई जिसे बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। अब ये नीले पानी की नीति क्या है भैया? नीले पानी की नीति यानी पुर्तगाली जो थे वो अपने को महासागर का, समुद्र का सम्राट कहते थे। पुर्तगाली अपने आप को क्या समझते थे? समुद्र का, यानी जो महासागर है उस महासागर का अपने आप को सम्राट, राजा समझते थे, क्योंकि उनकी नाविक नौवहन व्यवस्था जो थी यानी नेवियल सिस्टम जो था वो बहुत ही शानदार था। पोर्तुगीज का जो नेवल सिस्टम था, जो नौवहन सिस्टम था, नाविक व्यवस्था जो थी वो बहुत ही शानदार थी। उनके शिप्स बहुत शानदार थे, अच्छी क्वालिटी के थे, अच्छे मैपिंग सिस्टम उनके पास था, अच्छे यानी जो यंत्र चाहिए होता है मैप को चलाने के लिए, शिप को चलाने के लिए जो मैपिंग यंत्र होता है वो यंत्र भी उनके बहुत शानदार थे, सटीक थे, जहाज बहुत मजबूत होते थे, क्वालिटी बहुत शानदार होती थी। तो इस कारण से पुर्तगाली अपने को महासागर का सम्राट और राजा समझते थे। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और उस ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो पूरे हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा क्या चाहता था पुर्तगाल की तरफ से कि पुर्तगाल का पूरे हिंद महासागर पर कंट्रोल है,
ध्यान से सुन लेना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने चलाई, 1505 में चलाई। अभी इस एक पेज पे कितने सारे सवाल आ गए, ध्यान से सुनना। 20 मई 1498 में कौन आया? वास्को डिगामा आया। पहला देश भारत में कौन सा आया यूरोपियन? पुर्तगाल आया। कहां पहुंचा वास्को डिगामा? तीसरा सवाल, कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहां का जो राजा था जमोरिन, उसने स्वागत किया। 1503 में कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर दी। पहला गवर्नर 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आया और उसने कौन सी पॉलिसी चलाई? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। सारे सवाल बनते हैं। आगे बढ़िए। अब 1505 के बाद में 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया। यहां सवाल बनेगा कि फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक, द मेन फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जवाब देना है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया और गोवा को उन्होंने अपनी राजधानी बना दिया। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? अल्बुकर्क माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और गोवा को उन्होंने अपनी क्या बना दिया? राजधानी। तो आप बोलोगे सर गोवा को राजधानी क्यों बना दिया? एक तो कोस्टल एरिया था, तटीय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और भारत के सभी तटीय क्षेत्रों पे वो अपना जो कंट्रोल है वो स्थापित रखना चाहते थे। तो उन्होंने जो जगह चुनी, जो राजधानी चुनी, वो कहाँ चुनी? गोवा। अब राजधानी क्यों जरूरी होती है बनानी? क्योंकि राजधानी से ही उस राज्य के, उस पावर के, उस सत्ता के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य पूरे किए जाते हैं। जैसे भारत के जितने भी राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य कार्य जो हैं वो दिल्ली से पूरे किए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। इसलिए हर राष्ट्र और हर राज्य अपनी एक राजधानी बनाता है जहां से वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सभी कार्यों को पूरा करता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी वर्क। ठीक है दोस्तों। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। गोवा को पुर्तगालियों ने क्या बनाया? अपनी राजधानी बना लिया। और तटीय क्षेत्रों पर पकड़ और नौसेना की सर्वोच्चता ने भारत में पुर्तगालियों के स्थापित होने में काफी मदद करी। मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी जो नौसेना व्यवस्था थी वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार थी, जिसके कारण उनको भारत में स्थापित होने में भारत के जो कोस्टल एरियाज थे, जो तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया जमीन और पानी के मिलने का जो स्थान, यानी जितने भी कोस्टल, जैसे हम बंबई देखते हैं, गोवा देखते हैं, ठीक है, ये सभी कोस्टल एरियाज हैं जहां से समुद्र जुड़े हुए हैं स्थलीय भूमि से। तो इन सभी तटीय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने अपनी पकड़ स्थापित कर ली। बात क्लियर है दोस्तों। इस पेज पे भी हमने इंपॉर्टेंट सवाल देख लिए। 1509 अल्बुकर्क पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। 1510 में यह भी याद रखना है गोवा को कब छीना, यानी गोवा पर कब अपना अधिकार स्थापित कर लिया? 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने अधिकार में ले लिया और गोवा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया पुर्तगालियों ने। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपियन राष्ट्र आया? पुर्तगाल। और मान लीजिए आपसे सवाल यह पूछ लिया जाए कि भारत में जितने भी यूरोपियन राष्ट्र आए, पुर्तगाली देखेंगे, आज हम डचों के बारे में देखेंगे, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, सबके बारे में देखेंगे। अंग्रेज तो 1947 में गए। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे आखिरी में कौन सा यूरोपियन राष्ट्र गया? किस यूरोपियन राष्ट्र ने सबसे आखिरी में भारत से विदा ली? तो जिनको पता नहीं है तो वो तो बोलेंगे सर अंग्रेज गए 1947 में। तो पुर्तगालियों का तो कहीं नामो निशान ही नहीं आता। 1700, 1800, 1900 में, भैया 1961 में गए पुर्तगाली, क्योंकि अंग्रेजों के आने, डचों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद में पुर्तगालियों की सत्ता तो भारत में कमजोर हो गई थी, पुर्तगालियों की शक्ति तो भारत में कमजोर हो गई थी, लेकिन गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन
और द्वीप पर पुर्तगाली टिके रहे। और 1961 में भारत सरकार इंडियन आर्मी की मदद से एक ऑपरेशन विजय चलाएगी और इस ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाल से वापस लेके भारत में मिला लेगी और पुर्तगालियों को क्या कर देगी, विदा कर देगी। तो सवाल जब भी ये पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा यूरोपियन राष्ट्र आया, तो वो पुर्तगाल था, और सबसे आखिरी में कौन सा यूरोपियन राष्ट्र गया, तो वो भी पुर्तगाल ही था। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो अब दिमाग में जो सवाल पैदा होता है, दिमाग की जो बत्ती जलती है, उसमें ये सुनाई देता है कि सर पुर्तगाली सबसे पहले आए। उस समय तो समुद्री तट मार्ग ही सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था, यानी समुद्री रास्ते से ही लोग आते थे। इनकी नौवहन व्यवस्था भी बहुत शानदार थी। फिर भी पुर्तगालियों का भारत से पतन कैसे हो गया? पतन यानी पुर्तगाली धीरे धीरे भारत में कमज़ोर कैसे पड़ते चले गए, और हमें फिर बाद में क्यों पता लगता है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो उसके कुछ कारण हैं दोस्तों। देखिए, पुर्तगालियों के व्यापारिक प्रतिद्वंदी बहुत सारे हो गए थे, जैसे डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं। तो विभिन्न व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के मध्य हुए संघर्ष में पुर्तगालियों को अपने से शक्तिशाली और व्यापारिक दृष्टि से अधिक सक्षम कॉम्पिटिटर मिल गए थे। यानी पुर्तगालियों को बहुत सारे कॉम्पिटिटर से सामना करना पड़ा। जैसे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे एसीएफ के एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं? तो एसीएफ के एग्जाम में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप अगले 45 दिन बहुत ध्यान से पढ़ते रहे तो आपके कॉम्पिटिटर से आप थोड़े ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो पुर्तगालियों को ज़्यादा बेहतर कॉम्पिटिटर्स मिले, अन्य राष्ट्र मिले जैसे डच, अंग्रेज, और इन कॉम्पिटिटर्स के पास में सैन्य क्षमता भी ज़्यादा थी, और बिजनेस दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बाकी के राष्ट्र जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे एज कंपेरेटिव टू द पोर्टुगीज। तो इस कारण से पुर्तगालियों का धीरे धीरे भारत से क्या होने लग गए, कमजोर होने लग गए, क्योंकि अन्य ताकतवर राष्ट्रों ने पुर्तगालियों को पीछे धकेल दिया। ठीक है दोस्तों? एक दूसरा मुख्य कारण और है, पुर्तगालियों ने अपना दिमाग दक्षिण अमेरिका में लगा लिया, यानी उनका फोकस भारत पे कम और दक्षिण अमेरिका पे ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? दक्षिण अमेरिका में इन्हें मिल गई गोल्ड माइंस, सोने की खदानें। अब सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोना जितना सोना है, सोना जितना मेरा मन। तो सोना और गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने दक्षिण अमेरिका पे अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया। अब जैसे ही ध्यान डाइवर्ट करोगे तो काम बिगड़ जाता है, तो पुर्तगालियों का काम भारत में से बिगड़ गया। तीसरी बात, पुर्तगालियों ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी भारत के अंदर। क्या कर दी? पॉलिटी की क्लास में तो मैं बता चुका हूं। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राजनीति? बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था? बिल्कुल नहीं। सामाजिक व्यवस्था? बिल्कुल नहीं। शैक्षणिक व्यवस्था? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है भैया? धर्म, रिलीजन। इंडिया में रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर धर्म के लोगों के लिए धर्म जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। धर्म हमारी संजीवनी बूटी है। और पुर्तगाली क्या करते हैं? पुर्तगालियों ने भारत के धर्म में, यानी हिंदू, मुसलमान, यहाँ के जो धर्म थे, पुर्तगालियों ने उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, दखल अंदाजी करने लग गए। भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लग गए। अब आप समझ सकते हो कि भारतीयों के धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर भारतीय रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो हिंदू और मुसलमानों से पंगा ले लिया पुर्तगालियों ने। अब भारतीयों से पंगा लोगे तो भारत में कैसे टिक पाओगे? तो ये भी कारण था पुर्तगालियों के भारत से पतन होने का, दूर चले जाने का। आगे देखिए, भारत ने पुर्तगालियों को क्या क्या दिया भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। ये जो तंबाकू की खेती है ये भारतीयों को दी पुर्तगालियों ने। पश्चिमी और पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म जो था वहां का, उसका प्रचार प्रसार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी, जिसका नाम था द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। पहला वैज्ञानिक कार्य था जिसका प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा में किया गया। यानी भारत में 1556 में, और भारत में भी कहाँ पे?
गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी और इस प्रिंटिंग प्रेस पर जो पहला लेख छापा गया उसका नाम था द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, जो 1563 में प्रिंट किया गया गोवा से। तो प्रिंटिंग प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 का पहला भाग पॉलिटी में हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट हो पॉलिटी का, हालांकि पॉलिटी एसीएफ के एग्जाम में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी की क्लासेस आपको मेरी मिल जाएंगी इसी सेम चैनल पे, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उन्होंने कार्टेज प्रणाली के माध्यम से यह बताया, ये कार्टेज सिस्टम जो था ये पुर्तगालियों की देन थी। अब ये क्या था समझ लो, कि कैसे समुद्र और समुद्री व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित की जाए। इस प्रणाली के तहत कोई भी जहाज अगर पुर्तगाली क्षेत्रों से गुजरता है तो उसे पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें पकड़ा जा सकता है। कार्टे सिस्टम यानी पुर्तगाली बाउंड्री, पुर्तगाली समुद्री क्षेत्र के अंदर अगर कोई अन्य व्यापार एंटर करता है, अन्य कोई जहाज एंटर करता है, सॉरी दोस्तों, पुर्तगाल का जो समुद्री क्षेत्र है अगर उसमें कोई अन्य जहाज एंटर करेगा तो उसे पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के लिए उन्हें कोई शुल्क देना पड़ेगा, तभी पुर्तगाली उसे परमिशन देंगे। बिना परमिशन के एंटर करेगा तो पुर्तगाली पकड़ के जेल में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक कार्टेज प्रणाली भारत को किसने समझाई? पुर्तगालियों ने समझाई। फिर भारत और एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले कौन थे? यूरोपियन थे। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में और एशिया में क्या करा? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करा। एक चीज यहाँ पे मिस है, उन्होंने भारत को शैली दी, गॉथिक शैली। गॉथिक शैली ये आर्किटेक्चर का एक टाइप है। ये नुकीले टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है ना आपको, इसको गॉथिक शैली कहा जाता है। तो ये गॉथिक शैली का इंफ्रास्ट्रक्चर, गॉथिक शैली के निर्माण की, भवन निर्माण की जो कला है वो हमें पुर्तगालियों ने दी थी सबसे पहले। तंबाकू की खेती दी, कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस दी, उसके बाद में कार्टे सिस्टम दिया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया और गॉथिक शैली भी हमें दी। बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? तो भारत को पुर्तगालियों की ये देन रही, ये सारी बातें जो थी वो पुर्तगालियों को दी गई। यहां तक आपको समझ में आ रहा है या कोई समस्या है दोस्तों? कोई समस्या है तो आप टाइप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। और थोड़े बहुत आपको चीजें बता देता हूं, जैसे तंबाकू की खेती के साथ साथ और कौन कौन सी खेती दी? देखो, आलू की खेती, मक्का, लाल मिर्च। तो आलू, मक्का, लाल मिर्च, इस तरह की खेती का जो सिस्टम था, ये खेती भारत में सबसे पहले किसने प्रारंभ कर दी? पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ करी। आलू, मक्का, लाल मिर्च, तंबाकू, ये सब खेती के रूप में भारत में कौन लेकर के आया? पुर्तगाली लेकर के आए। बात क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गई क्या यहां तक? तो पुर्तगाल समाप्त होता है। पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498 में आए। वास्को डिगामा आया भारत में सबसे पहले, पहला गवर्नर 1505 में, फिर 1509 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आया, गोवा को राजधानी बनाया, तंबाकू की खेती दी, प्रिंटिंग प्रेस दी, गॉथिक शैली दी, कार्टेज सिस्टम दिया। ये सब चीज़ें हमें किसने दी? पुर्तगालियों ने दी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी थे पुर्तगालियों के वो मैं आपको बता चुका हूं। आगे हम चलेंगे। डच उपनिवेश की स्थापना 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और डच सरकार द्वारा उसे भारत सहित ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। अगर कुछ बच्चे जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो ये बोलेंगे कि सर, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में ही कर दी गई थी, तो आपको पहले अंग्रेज पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप ऑर्डर जो पढ़ा रहे हो, यूरोपियंस का भारत में आने का जो क्रम, जो सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें आपने पहले हमें पुर्तगाली पढ़ाया और दूसरा आपने डच पढ़ाया। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि 1596 में कार्नेलियन डे हस्तमान
नाम का एक कार्नेलियन डे हस्तमान नाम का एक नागरिक जो था, जो यात्री था, वो डच डच कहाँ है ये, नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड अब कहते हैं, नीदरलैंड जिसे वर्तमान में कहा जाता है। तो नीदरलैंड का ये डच यात्री कार्नेलियन डे हस्तमान 1596 में 1596 में कहां पे आया, भारत में आया। तो ये जो ऑर्डर है ना, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैनिश, ये जो ऑर्डर है ये कंपनियों के आने के हिसाब से नहीं है, ध्यान रखना। कंपनियों की स्थापना कब हुई उसके हिसाब से क्रम नहीं है, उस देश का प्रथम यात्री जिसने भारत पर कदम रख दिया उसके हिसाब से माना जाएगा ऑर्डर। तो वास्को डी गामा आया सबसे पहले, और दूसरा बाद में डच यात्री 1596 में कार्नेलियन डे हस्तमान भारत में एंटर कर गया। ब्रिटिश यात्री उसके बाद में आया 1596 के बाद में। इसलिए फर्स्ट नंबर पे पोर्तुगीज आए और सेकंड नंबर पे डचेस आए, नीदरलैंड के रूप में, जिस राष्ट्र को आज हम जानते हैं। तो 1602 में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जो कि ईस्ट के देशों के साथ, पूर्व के देशों के साथ में, जिसमें भारत भी एक देश था, उसमें व्यापार करेगी। आगे देखिए, 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। इन्होंने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ करी, मसूलीपट्टनम में। आगे देखिए, ये सिंपल सा है। डचों ने 1656 ईस्वी में पुर्तगालियों से सिलोन नामक जगह जीत लिया और 1671 में पुर्तगालियों के मालाबार तट पर स्थित किलों पर भी कब्जा कर लिया। तो 1656 में तो सिलोन नामक एक जगह जीत ली और 1671 में पुर्तगालियों ने मालाबार तट पे जो किले थे, जो पुर्तगालियों के आधिपत्य में थे, कंट्रोल में थे, उसको भी जीत लिया। पुर्तगालियों से नागापट्टनम जीतने के बाद डच काफी सक्षम हो गए, मजबूत हो गए और उन्होंने दक्षिण भारत में अपने पैर जमा लिए। यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले दक्षिण भारत में अपने आप को पूर्णतः मजबूती के साथ में स्थापित कर दिया। पुर्तगालियों को उन्होंने दक्षिण भारत से पीछे धकेल दिया, वहां से हटा दिया। पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा व्यापार किसमें किया, उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभ कमाया। इसके अलावा कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल वे प्रमुख भारतीय वस्तुएं हैं जिनका व्यापार डचों के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा, 1602 में तो कंपनी आई, 1605 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी, फिर उसके बाद में उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया, और उसके बाद में हम देखते हैं डचों ने भारत में रहने के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डचों ने भारत में रहने के दौरान सिक्कों की ढलाई पर हाथ आजमाए। यानी भारत में सिक्कों की ढलाई चालू कर दी, सिक्के बनाना डचों ने प्रारंभ कर दिए। जैसे जैसे उनके व्यापार में वृद्धि होती गई, उन्होंने कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, पौंडीचेरी और पुल्लिकट में टकसालों की स्थापना कर दी। टकसाल जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं टकसाल। तो जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि होती चली गई, डचों ने कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, पांडिचेरी और पुल्लिकट में टकसाल की स्थापना कर दी। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पुल्लिकट स्थित टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर यानी भगवान विष्णु, साउथ में भगवान विष्णु को बोला जाता है भगवान वेंकटेश्वर, के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए। यानी पैगोडा सिक्के यानी वो सिक्के जिन पे भगवान विष्णु का चित्र उन्होंने छपवाया, और इस प्रकार के सिक्के उन्होंने जारी किए। तो आप कह सकते हैं कि यूरोपियंस में सबसे पहले, यानी पुर्तगालियों ने तो नहीं ढाले, पुर्तगालियों ने तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी, लेकिन डचों ने भारत में किसकी स्थापना करी, टकसाल, और यहाँ पे सिक्कों की ढलाई का काम चालू करा डचेस ने सबसे पहले। अब आप बोलेंगे सर डच शक्ति का पतन कैसे हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी तक रही। यानी 1605 से 1825 तक डचेस काफी मजबूती के साथ ठीक ठाक तरीके से रहते रहे। पूर्व के साथ व्यापार में ब्रिटिश शक्ति के उदय ने डचों के व्यापारिक हितों के प्रति एक चुनौती प्रस्तुत की, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य खूनी संघर्ष हुए। 1759 में देखिए, 1605 से 1825 तक हमें डचेस दिखाई देते हैं, लेकिन
1759 में वॉर ऑफ वेंदारा, वेंदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। इधर इंग्लिश में भी लिख देता हूं, वॉर ऑफ बेंदारा 1759 में वॉर ऑफ बेंदारा में अंग्रेजों ने डचेस को हरा दिया, और इस युद्ध में हराने के बाद में डचों की शक्ति भारत में धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और बाद में अंग्रेजों की सत्ता भारत पर मजबूती के साथ में स्थापित होती चली गई। ठीक है दोस्तों, तो बेंदारा का युद्ध याद रखना है, किसके बीच में हुआ? डचेस और अंग्रेजों के बीच में हुआ, और इस युद्ध के बाद में, बेंदारा के युद्ध के बाद में डचों की शक्ति भारत से कमजोर होती चली गई। इसके बाद हम देखते हैं सेरामपुर मिशन प्रेस। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना एक ऐतिहासिक एवं युगांतकारी कदम था। सेरामपुर में डेनिश मिशनरी द्वारा 1719 ईस्वी में की गई थी। 1801 से 1832 तक सेरामपुर मिशन प्रेस में 40 विभिन्न भाषाओं में किताबों की 2,12,000 प्रतियां छपी। बताइए दोस्तों, क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहाँ पे हम डचेस के बारे में देख चुके हैं। तो ये ज़्यादा डचेस के अंदर इंफॉर्मेशन कब है? पुर्तगाली में इंफॉर्मेशन काफ़ी थी, डचेस में थोड़ी कम है। अब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखनी है जब हम कल अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कल हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ लेंगे। हम यूरोपियन देशों के आगमन का जो क्रम है उसे ख़त्म कर देंगे, और फिर जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे हमारे सिलेबस की तरफ। दोस्तों, पहली क्लास थी, ये पहला इंटरेक्शन है मेरा और आपका, यानी ACF के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है इस समय जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हों जो दूसरे किसी एग्ज़ाम की, यानी RAS और अदर किसी एग्ज़ाम की, राजस्थान एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, हम ये क्रैश कोर्स ACF के लिए चला रहे हैं, लेकिन अदर एग्ज़ाम्स के भी अगर बच्चे इस चैनल को और इस पूरी तैयारी को अगर देख रहे हैं, तो यही सब बातें आपके एग्ज़ाम में भी आने वाली है, चाहे वो RAS का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम। बातें सब जगह एक जैसी हैं। इतिहास कहीं बदलने वाला नहीं है, कहीं कम पूछा जाएगा तो कहीं ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन इतिहास को याद करने के लिए रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। तो आज की जो मेरी क्लास हुई है उसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास में निर्मल बाबा वाली शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ बैठे बैठे ये पहचान लूँ कि आपकी समस्या आपके वॉलेट के कारण हो रही है, या आपके पेन के कारण हो रही है, या आपके नीले रंग के शर्ट के कारण हो रही है। तो प्रॉब्लम आप बताएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, अन्यथा थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कल वापस मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।